हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस वीएनएस में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इस सीरीज में आज हम लोग लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इनका बाल गंगाधर तिलक के नाम के आगे जो लोकमान्य लगा है उसका क्या मतलब है। मतलब लोकमान्य का अर्थ यह है कि जिसे जनता ने मान्यता प्रदान की हो, जनता ने मान्यता प्रदान की हो, अर्थात जनता के प्रिय, अर्थात जनता के प्रिय। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखें तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई है। इनके पिता का नाम गंगाधर पंत और माता का नाम पार्वती बाई था। इनके पिता एक शिक्षक थे। फिर देखें, इनके बारे में कहा जाता है, कई विचारकों ने तिलक के बारे में कहा है, जैसे कि गांधी जी की बात करें तो गांधी ने इनको भारतीय राजनीति का आधुनिक भारत का पिता, नेहरू ने इनको आधुनिक भारतीय क्रांति का जनक, और एक अंग्रेजी विचारक है वैलेंटाइन सिरोल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वो अपनी बुक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा है। भारतीय अशांति का अग्रदूत या जनक। इसी वजह से आप देखेंगे तो इस मामले पे इनको भारतीय अशांति का अग्रदूत कहने के ही नाते इंग्लैंड में मुकदमा चलता है, जिसमें ये 1918 के अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें तिलक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन वो इसकी जो मुकदमा चल रहा था उसकी सुनवाई के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और 1918 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय करते हैं। तो इनके बारे में देखा जाए तो ये एक महान शिक्षक, पत्रकारिता के रूप में देखेंगे तो ये भारत की जनता को जागृत करने के लिए अपनी 2 पत्रिकाएं, अखबार पत्र लाते हैं, जिसमें मराठा और केसरी है। 1881 में मराठा इनकी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, केसरी मराठी भाषा में। तो ये महान शिक्षक, पत्रकार, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग देखें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जैसे जैसे हम लोग आज़ाद हुए तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो धाराएं चली थी, उदारवाद, उग्रवाद और गांधीवादी, तो उसमें से जो उग्रवादी धारा थी उसके समर्थक के रूप में बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं। जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदारवादी धाराएं थी, उसमें उसके समर्थकों का मानना था कि हम ब्रिटिश सरकार के सामने प्रार्थना पत्र लिख करके विनय और संवैधानिक तरीकों से मतलब बिना हिंसा किए हुए हम शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं, मतलब स्वराज की प्राप्ति करना चाहते हैं। वहीं जो उग्रवादी विचारधारा थी उसके समर्थक के रूप में जैसे लाल बाल पाल मुख्य रूप से इसके नेता माने जाते हैं, उसी में से तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक। इन लोगों का जो उग्रवादी हैं, उग्रवादियों का मानना था, उग्रवादियों में ये आते हैं लाल बाल पाल, मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बंकिम चंद्र पाल, ये 3 लोग मुख्य रूप से माने जाते हैं। इन लोगों का मानना था कि हम अपना स्वराज्य की प्राप्ति विनय, अनुनय और मतलब संवैधानिक तरीकों से नहीं, बल्कि हम हिंसात्मक रूप से प्राप्त करने की बात करते हैं। उग्रवादी तरीके से ये लोग आज़ादी प्राप्त करने या स्वराज प्राप्त करने की बात किए हुए हैं। तो जैसा कि लोकपाल तिलक के बारे में बात करें तो इनका मुख्य रूप से जो आज हम लोग विचार पढ़ेंगे तो उसमें से हम लोगों को देखना है कि इनका राष्ट्रवाद क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा पर विचार क्या है,
स्वदेशी और स्वराज्य पर क्या विचार है? स्वदेशी में देखेंगे तो वो निष्क्रिय प्रतिरोध की बात किए हैं, जिसमें भारत के ही वस्तुओं का प्रयोग करने का समर्थन करते हैं। स्वदेशी, स्वराज्य और समाज सुधारक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो समाज सुधारक कार्यक्रम जो लाए हैं, इन सबको हम लोगों को देखना है। इनके विचारों में राष्ट्रवाद के बारे में बाल गंगाधर तिलक का क्या विचार रहा? वो भारतीय आज़ादी के लिए, यहाँ भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए राष्ट्र शिक्षा को इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। इस वजह से उस पर क्या विचार है? स्वदेशी मतलब वो यहाँ की मतलब भारत द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करने की बात करते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की बात किए हैं। स्वराज्य प्राप्ति, जैसा कि इनका मुख्य रूप से ही प्रसिद्ध कथन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और समाज सुधारक के रूप में भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो अब पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखेंगे कि इनका जैसे जीवन काल रहा, तो कैसे समय समय पर इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया और उस पर भाग लिया। ये इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। सिरोल है, उसी की बुक है। अब हम लोग देखते हैं तिलक के द्वारा कि वो समय समय पर कैसा काम किए। जैसे कि देखा जाए, इनका जन्म तो हम लोग देखिए कि 1856 में हुआ है, यानी कि भारतीय राष्ट्र जो हमारा 1857 की क्रांति हुई है उसके पहले ही। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनका जो बचपन का समय रहा है कि मतलब एकदम क्रांतिकारी आंदोलनों में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनका माहौल भी उस हिसाब से उग्रवादी ही तरीका अपनाने के लिए ये लोग उसी अपनी परिस्थिति के अनुसार ही प्रेरित हुए। तो अब देखते हैं कि ये अपना एजुकेशन कहाँ से किए। तो जैसे कि इनका जो समय देखा जाए तो तिलक के बारे में एक विचार मतलब कहा जाता है, या तिलक के साथ ये घटित हुआ कि वो 10 साल की उम्र में ही उनकी माता पार्वती बाई का मृत्यु हो गई, और 16 साल की जब उम्र के ये थे तो इनके पिता का भी मृत्यु हो जाती है। और उसी टाइम हम तात्कालिक परिस्थिति को देखें तो ये चूंकि एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण देखा जाए और तत्कालीन समाज के जो रूल्स थे, नियम थे, उनके उसी के आधार पर, चूंकि पहले बाल विवाह प्रचलित थी, तो उसी के तहत 15 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। फिर उसके बाद देखें तो 20 साल की उम्र में जब ये पहुंचते हैं तो अपना शिक्षा पूरी की, ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने LLB की शिक्षा पूरी की। और इन्होंने तिलक के बारे में, जैसे जब राष्ट्रीय शिक्षा की बात करेंगे तो तिलक भारत की संस्कृति को संजोए रखने के लिए भारतीय जो शिक्षा है उसको इम्पोर्टेंस दी है। इसी वजह से 1880 में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। स्कूल की स्थापना ये करते हैं, ठीक, 1880 में। अब इधर देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रक्रियाएं हैं वो चल ही रही हैं। स्पेशली 1885 में हम देखते हैं कि इधर कांग्रेस का भी गठन हो चुका है, समय समय पर उसके अधिवेशन हो रहे हैं। तो जब तिलक मतलब एक युवा के रूप में आते हैं तो उसी टाइम इन्होंने मतलब भारत को आज़ाद करने के लिए अन्य जितने भी आंदोलन हुए उसमें मैं कई पार्टिसिपेट किया। जैसा देखा तो 1880 में इन्होंने भारतीय शिक्षा को संजोए रखने के लिए और यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए इम्पोर्टेंस दिया और वहीं पर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किए। फिर उसके बाद देखा जाए जो तिलक हैं वो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति को बचाए रखने की ही बात किए हैं। तो 1881 में देखा जाए इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया जो भारत के लोगों को जागृत करने के लिए, उनमें राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए वो करते हैं। तो 2 पत्रिकाएं हैं, एक है मराठा और केसरी। मराठा इनकी
इंग्लिश भाषा में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, लिखी गई है, और केसरी जो है वो मराठी में। इन दोनों पत्रिकाओं का लिखने का या अखबार पत्र जो है इनका संपादन करने का यही ध्येय रहता है कि भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना और लोगों में अपनी भारतीय संस्कृति को बचाए रखने का संकल्प पैदा हो। इसी वजह से आप देखेंगे कि ये 2 महोत्सव का भी आयोजन करते हैं, शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1881 में तो इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। इधर ये लगातार जुड़ गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और उसमें अपना योगदान देने लगे हैं। तो 1881 में ये, फिर 1884 में इन्होंने डेक्कन सोसाइटी की स्थापना की। डेक्कन सोसाइटी, और इसी के माध्यम से 1885 में फिर फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना होती है। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद ये लगातार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े रहे और आप देखेंगे कि जो तिलक हैं वो भारतीय संस्कृति को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और वो कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि भारतीय संस्कृति को थोड़े स्तर या थोड़ा बहुत जान करके वो यहाँ पर जो परिवर्तन करने लगे। जैसे कि उसी टाइम आता है 1891 में एज ऑफ कंसेंट आता है। एज ऑफ कंसेंट में क्या किया जाता है कि जो अंग्रेज थे वो लोग शादी की जो उम्र थी लोगों की, शादी की उम्र थी लड़कियों की और पुरुषों की, लड़कियों की स्पेशली शादी की उम्र को 10 वर्ष से 12 वर्ष करने के लिए ये लोग प्रस्ताव रखे हुए थे। तो नहीं, जो तिलक हैं वो इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं इन सब वर्ष करने के विरोध में थे ना। उनका कहना था कि अगर भारतीय संस्कृति, जाहिर सी बात वो इस चीज़ का विरोध इस वजह से करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि हमारी संस्कृति है तो उसमें भारतीयों के द्वारा ही जो अगर कोई बुराइयां हैं तो उसमें परिवर्तन किया जाए। इसी वजह से आप देखेंगे रमाबाई से भी इनका क्लैश होता है, चूंकि रमाबाई क्या करते हैं कि वो ईसाई धर्म अपना लेती हैं। तो यही इसी वजह से तिलक का ये कहना था कि आप जो हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं वो गलत है, आप और जो वहाँ के अंग्रेज हैं उनके माध्यम से इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। चूंकि वो इस संस्कृति के बारे में जानते ही क्या है तो कौन उनको अधिकार देता है कि भारतीय संस्कृति में इस प्रकार से परिवर्तन कर सकें। तो एज ऑफ कंसेंट जो आता है इसका भी विरोध किया उन्होंने, जिसमें शादी की उम्र 10 से 12 वर्ष करने का बात रखी गई थी। फिर उसके बाद ये स्पेशली उनकी जो केसरी पत्रिका थी उसमें ही खुलकर विरोध किया था एज ऑफ कंसेंट का। केसरी पत्रिका में उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं उनको भारतीय संस्कृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद वो भारतीय लोगों में भारत की संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए उन्होंने 2 उत्सव का आयोजन किया जो कि 1893 में और 1895 में। 1893 में उन्होंने गणपति महोत्सव, और 1895 में शिवाजी महोत्सव।
गणपति महोत्सव को वो यूनान से लिए हैं, वहां से देखते हैं, यूनान की संस्कृति से अडॉप्ट किए हैं। चूंकि क्या था कि यूनान में देवी देवताओं के नाम पर लोगों में प्रेम की भावना जागृत करने के लिए ओलंपिक वाले खेल में लोगों को राष्ट्र के प्रति एकता और देश प्रेम की भावना जगाने के लिए वो एक इसी प्रकार का एक आयोजन किया करते थे देवी देवताओं के नाम पर। ठीक उसी प्रकार वहीं से प्रेरित होने के नाते इन्होंने गणपति महोत्सव को अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में लाने का प्रयास किया और लाए लोगों को जागरूक करने के लिए। फिर वही आप देखेंगे 1895 इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। ये इन्होंने कार्लाइल से लिया। इनका जैसे कार्लाइल वहाँ मतलब अपने जगह पर वहाँ के जो राष्ट्र नेता रहते हैं उन लोगों की बारे में बताते हैं जिससे वो राष्ट्र के प्रति एकत्व की भावना रख सके और अपनी संस्कृति को बचाए रखे। ठीक उसी प्रकार उन्हीं से प्रेरित होने के नाते जो तिलक हैं वो भी शिवाजी महोत्सव का आयोजन करते हैं और वो अपने यहाँ के जो महान नेता हैं उनके बलिदान और उनके कार्यों के बारे में बताते हैं जिससे क्या हो कि यहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना, संस्कृति का सम्मान सम्मान का उद्भव हो सके। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने कई काम किया, जैसे 1896 में अकाल जो आया था वहां पर लोगों की मदद की, अकाल में मदद। फिर उसके बाद देखेंगे 1905 में जो बंग भंग आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बंगाल विभाजन में। बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर उसके बाद 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना की। फिर उसके बाद देखा जाए तो तिलक इस प्रकार से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं उसमें कई मतलब एकदम क्रांतिकारी तरीके से एक सक्रिय नेता के तौर पर उसमें भाग लेते रहे और इसी वजह से वहाँ उनको कई बार जेल जाना पड़ा। जैसे कि 1897 में, 1909 में और फिर उसके बाद 1916, ये मुख्य रूप से उनको 3 बार जेल की भी यात्रा करनी पड़ी। क्योंकि जो तिलक थे वो उग्रवादी प्रवृत्ति के थे। इन लोगों का मानना था कि मतलब उग्रवादियों का मानना था कि हम उदारवादियों की तरह मतलब संवैधानिक तरीके से नहीं आंदोलन प्राप्त करेंगे बल्कि मतलब स्वराज्य प्राप्त करेंगे, बल्कि आंदोलन के माध्यम से और क्रांतिकारी तरीके से हम अपने स्वराज्य की प्राप्ति करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक और चीज़ है कि 1918 में जैसे देखा जाए कि इनको, जो कि मैंने पहले ही बताया कि इनको कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1918 के कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्ष नियुक्त होते, लेकिन अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त होते लेकिन इनके अध्यक्ष नियुक्त होते लेकिन क्या था कि इनके ऊपर वही वैलेंटाइन सिरोल जो भारतीय शांति का जनक इनको बोला था, उसके मामले में जो मुकदमा दायर था उसके लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं और इस वजह से वो इसकी अध्यक्षता नहीं कर पाते। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है 1918 वाले अधिवेशन के। उन्होंने ये अध्यक्षता की। तो तिलक इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते नहीं कर पाए और उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय करते हैं। क्योंकि उस टाइम जो 1918 माना जाता है कि 1918 वाला जो अधिवेशन था उसमें ढेर सारे क्रांतिकारी नेता ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो अध्यक्षता इनको दिया गया था, लेकिन यही अचानक समस्या आने के नाते इनको जाना पड़ा और उस टाइम अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। फिर अब देख लेते हैं
तिलक की बुक्स जो हैं इम्पोर्टेंट, इनकी महत्वपूर्ण बुक है एक गीता रहस्य, गीता रहस्य यह इनकी धार्मिक कृति है। चूंकि देखा जाए तो जो तिलक थे वो बचपन में ही चूंकि वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, बिलोंग करते थे, तो इनका जो जन्म हुआ, मतलब ब्राह्मण धर्म में जन्म हुआ है, तो ये अनेक प्रकार के बचपन में ही इन्होंने कई वेदों का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किए थे, जिसकी वजह से इनका जो प्रभाव रहा है वो आध्यात्मिक और धार्मिक रहा है। तो गीता रहस्य जो उनकी है बुक है वो धार्मिक कृति ही है, जिसमें उन्होंने कर्म और कर्मयोग और अन्याय, कर्मयोग और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कैसे किया जाए उन सब का प्रेरणादायी संदेश निहित है। के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रेरणादायी संदेश बताए हैं अपनी इस बुक गीता रहस्य के अंतर्गत। फिर उसके बाद एक इनकी बुक है द ओरायन, ओरायन, फिर द आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्कटिक होम इन द वेदास, वेदास, फिर वैदिक क्रोनोलॉजी, वैदिक क्रोनोलॉजी, वैदिक क्रोनोलॉजी और वेदास ज्योतिष, वेदास ज्योतिष, वेदास ज्योतिष, फिर वेदांग ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष। फिर उसके बाद इनकी बुक है श्रीमद् भागवत गीता, गीता रहस्य, जिसमें उन्होंने कर्म शास्त्र की भी बात की है। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य और कर्म योग शास्त्र। तो ये मुख्य रूप से उनकी बुक्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गीता रहस्य है, जिसमें जो इनकी धार्मिक कृति है, इसमें ये कर्म योग और अन्याय के विरुद्ध कैसे लड़ा जाए उन सब का संदेश बताए हैं। द ओरायन है, द आर्कटिक होम इन द वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी, वेदांग ज्योतिष, श्रीमद् भागवत गीता, गीता रहस्य। ये जो उनकी गीता रहस्य स्पेशली जब वो मांडली जेल में बंद रहते हैं उस दौरान इन्होंने लिखा। फिर अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे, जिसमें से मुख्य रूप से हम लोग तिलक के देखेंगे समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या कार्यक्रम किया, उनका राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रवाद, स्वदेशी और स्वराज के बारे में। तिलक भारत में समाज, जो तिलक थे वो भारतीय समाज में कई समाज सुधारक के रूप में, मतलब कई समाज सुधारने का प्रयास किए हैं। उसके लिए उन्होंने कार्यक्रम भी लागू किया। और ये ब्रिटिश, ये इनका मानना था कि अगर हमें अपने समाज में, भारत में सुधार करना है तो उसके लिए हमें ब्रिटिश अधिकारियों का मुंह नहीं ताकना है, बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों की ज़रूरत नहीं है सामाजिक परिवर्तन के लिए, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन करना है वो हम खुद ही कर लेंगे। वो कहते हैं कि तिलक कहते हैं कि जो स्वयं समाज सुधार आंदोलन के लिए वो कदम उठाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वो कहते हैं कि जो भारतीय हैं उन लोगों को विदेश की यात्रा करनी चाहिए। भारतीयों को विदेश की यात्रा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विदेश यात्रा जब करेंगे तो उनके अंतर्गत वो तर्क, विवेक और ज्ञान विचार का विकास होगा। विवेक, ज्ञान और
विचार का विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वो भारतीय संस्कृति की जो पुरानी परंपरा रही है उसको समझने में वो प्रयासगत हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति रही है उसको लोग अब भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से वो इसमें अन्य जो क्रांतिकारी लोग हैं उन लोगों की जो समाज परिवर्तन के लिए बीड़ा उठाए रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति को एकदम त्याग के ही, जैसे कि रमाबाई के बारे में देखिए, महादेव गोविंद रानडे, ये लोग थे। तो ये भारतीय संस्कृति को रमाबाई के बारे में ही देखते हैं, वो ईसाई धर्म अपना लेती हैं तो इसका विरोध वो करते हैं। कहते हैं कि अगर भारतीय संस्कृति में परिवर्तन करना है तो हम उसको त्याग के नहीं बल्कि उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करके कर सकते हैं। तो ये उस हिसाब से उन लोगों के कट्टर विरोधी तो नहीं थे। उनका मानना, तिलक का मानना था कि हमें परिवर्तन करना है तो वो हम लोग खुद करेंगे, उसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं वो। और वो कहते हैं इन सब बातों को किया। और वो महिला उत्थान के लिए भी कई कार्य किए, जैसे महिलाओं को शिक्षा देने का समर्थन किए हैं, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं, पुनर्विवाह का समर्थन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं। जो अस्पृश्यता है उन सब का भी विरोध किए हैं। अस्पृश्यता का विरोध, जात पात के बीच जो भेदभाव था उसको भी समाप्त करने की बात किए हैं। भेदभाव के विरोध को भी समाप्त करने की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि जो हमें इन सब तरीकों से, इन सब चीज़ों का वो बात की है कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं, अस्पृश्यता का विरोध करते हैं, जात पात की जो भेदभाव की नीति थी इन सब का विरोध करते हैं। वो कहते हैं फिर वही बात कि अगर हमें परिवर्तन करना है, कमी को बदलना है, तो हमें अपनी उसी संस्कृति में रहकर उन कमियों को दूर करना है। ठीक, तो वो कहते हैं कि भारत की जो अपनी संस्कृति है वो खुद ही एक अच्छी और आध्यात्मिक संस्कृति है, जिसको हम इस समय भूल चुके हैं, विभिन्न धर्मों को अपना रहे हैं त्याग करके, जिसकी वजह से जब हम भूल चुके हैं उनको, अंधविश्वास, तो इसी वजह से उसमें अंधविश्वास और कुरीतियां जगह ले ली हैं। तो इन कुरीतियों को समाप्त करना है। और जो हम ये तरीका अपनाते हैं कि पूरी तरीके से जो परिवर्तन स्वीकार, मतलब भारतीय संस्कृति में परिवर्तन को स्वीकार करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी तरीकों से हो, तो उन सब का वो पूरी तरीके से विरोध करते हैं और कहते हैं अगर आप पश्चिमी सभ्यता के तहत परिवर्तन करेंगे तो भारतीय समाज में, वही भारतीय संस्कृति में अगर पश्चिमी तरीकों से हम विरोध करेंगे तो इसमें यूरोपीयता, भौतिकता, भोग विलास की चीजें बताते हैं कि मतलब भौतिकवाद, तर्क बुद्धिवाद और उपयोगितावाद जैसी ही परंपरा उत्पन्न होगी। तो हमें जो परिवर्तन करना है, ये सब भारतीय, जब उपयोगितावाद, तर्क बुद्धिवाद, भौतिकतावाद जैसी प्रवृत्ति आएगी तो इससे भारतीय संस्कृति का विनाश होगा। इस वजह से हम वो तरीका नहीं अपना सकते। अगर भारतीय संस्कृति में परिवर्तन करना है तो वो आंतरिक परिवर्तन करना है। उनका मानना था कि जो समाज सुधार किया जा सकता है तो वो हमारे समाज के अंदर से ही जन्म लेगा ना। वो कहते हैं कि जो भी परिवर्तन होगा वो समाज के अंदर से होगा। समाज के अंदर से ही संभव है। इसीलिए कि आप जो पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए बहुत लंबे चौड़े कानून बना दे रहे हैं, उन पर थोप दे रहे हैं, इन सब से नहीं है। जब तक वो आंतरिक परिवर्तन नहीं चाहेंगे, आपके कानूनों का मतलब कोई भी फायदा नहीं है। और जहाँ तक तिलक कहते हैं, सही भी है कि जैसे हम आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कुरीतियों के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमारा समाज अभी तक नहीं स्वीकार किया है। दहेज प्रथा जैसी, भेदभाव, छुआछूत, कितनी रूल्स बन गए हैं, लेकिन वो अभी तक समाप्त नहीं हुए। तो ये कहते हैं कि अगर परिवर्तन करना है तो हम आंतरिक परिवर्तन, अंदर से, जब हमारे अंदर प्रेरणा जागृत होगी, स्वयं समाज की प्रेरणा से, मतलब स्वयं समाज के अंदर से प्रेरणा जगाना होगा।
कि वो ऐसी कुरीतियों को अस्वीकार करे। प्रेरणा जगाना होगा, तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को इम्पोर्टेंस दिया। वो कहते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से ही ना, प्रगतिशील शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से ही ये सब चीजें समाप्त हो सकती हैं, ऐसी कुरीतियां समाप्त होंगी और इसी की वजह से ही एक स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन होगा। स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन होगा। परिवर्तन किया जा सकता है। वह कहते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, प्राचीन हिंदू भारतीय संस्कृति है, उसको पुनः से जगाना होगा। जब वैसी संस्कृति आएगी तो हमारी जो ये अंधविश्वास, कुरीतियां हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगी। वो कहते हैं कि जिसे मतलब जो लोग अंग्रेजों का या अन्य जो लोग हैं, स्पेशली अंग्रेजों को कहते हैं कि जो लोग इस अन्य प्रकार के समाज सुधार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग तो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। थोड़ा बहुत जानकर हमारी संस्कृति को बदल दे, ऐसा अधिकार उन लोगों को कौन दिया है? ठीक, तो इस प्रकार से उन्होंने कई सामाजिक परिवर्तन के लिए मतलब समाज सुधार के लिए कार्यक्रम किया, जिसमें से वो कहते हैं कि महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अन्य प्रकार के ऐसे ही काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को इम्पोर्टेंट। अब कहते हैं कि ये सब बदलेगा, काम खत्म कैसे होगा? तो उन्होंने इसमें प्रगतिशील शिक्षा और ज्ञान प्रसार की बात की है। तो इसी वजह से उनका एक अलग विचार है राष्ट्रीय शिक्षा का। राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रवाद, वो वाला टॉपिक अब हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन होगा तो शिक्षा के माध्यम से। राष्ट्रवाद पर उनका क्या विचार है, ये देखते हैं हम लोग। तो तिलक ने यह अनुभव किया, ऐसा उन्हें लगा कि जो भारत में जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा पश्चिमी शिक्षा पद्धति लाई जा रही है, वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा उसी टाइम आती है शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। यह लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जो है भारतीय शिक्षा के लिए विनाशकारी है। भारतीय पीढ़ी के लिए, भारतीय शिक्षा और भारत के लोग, आने वाली पीढ़ी, भारत के लोग और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए ये खतरा है। क्योंकि ये जो पश्चिमी शिक्षा है, इसके माध्यम से उन लोगों को उनकी भारतीय संस्कृति, उनकी शिक्षा को समाप्त कर दिया जा रहा है। तो वो इसी वजह से वो कहते हैं कि यह भारतीय परंपरा के लिए, भारतीय लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, जिससे उनकी सांस्कृतिक मूल्य, आदर्श, वो सब समाप्त हो जाएंगे, वो पथभ्रष्ट करती है। इसी वजह से वो कहते हैं कि जो सरकारी शिक्षा है, वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित है और इन सब चीज़ों को, जो अंग्रेजी शिक्षा है, इन सब का बहिष्कार करना चाहिए, लोगों को छोड़ना चाहिए। और यहीं पर वो आह्वान करते हैं कि लोगों को, मतलब भारतीयों को कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए। अब इसी वजह से आप देखेंगे कि 1880 में उन्होंने खोला ही न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना वो किए। उनका यही मानना था कि मतलब हम खुद से जब स्थापना करेंगे तो अपने यहाँ की शिक्षा संस्कृति को प्रसारित करेंगे और उसको बढ़ाएंगे, जिससे जब हम खुद के राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो उससे कम खर्चीली और भारतीय संस्कृति के आधार पर या भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान की जाएगी, यहाँ पर प्रदान किया जाएगा, जो खुद से हम लोग राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजेस खोलेंगे। इसी वजह से उन्होंने देखा और उनका एक यही मानना था कि मतलब शिक्षा के माध्यम से, जैसा कि वो अभी देखे ही कि प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन करते हैं और कहते हैं इसी के माध्यम से लोगों में चेतना
राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना का उद्भव किया जाता है। तो ठीक हम जितने भी विचारकों को देखते हैं, चाहे आंदोलनकर्ता को देखते हैं, विचारकों को देखते हैं, सब लोग शिक्षा को ही बहुत ज़्यादा एक समाज के परिवर्तन का माध्यम मानते हैं, जो कि सही भी है। तो और यहीं पर वो यहाँ तक है कि तिलक भले ही मतलब पश्चिमीकरण है, पश्चिमी संस्कृति को जो हम अपना ले रहे हैं, उन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। वो यहाँ तक समर्थन करते हैं कि आप उनकी संस्कृति को मत अपनाइए, बल्कि उनका जो तरीका है स्कूल कॉलेजेस में जैसे वो खोलते हैं, इन सबको आप स्वीकार करते हुए उसी पद्धति के आधार पर आप खोलिए, जिससे आपका प्रसार होगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि वो लोगों को जागरूक करने के लिए वो विदेश यात्रा का भी समर्थन किए हैं। कहते हैं कि आप जब जाएंगे तो वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान, प्रशांत, तर्क, विवेक, इस प्रकार के अंधविश्वासों से ही तब आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये रही उनकी राष्ट्रीय शिक्षा का विचार कि मतलब खुद स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे, जिसमें हम कम, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो शिक्षा पद्धति रही है खर्चे भी अधिक रही है, और उसमें आप देखेंगे कि जो उस टाइम भी थोड़ा सवर्ण वर्ग आर्थिक रूप से जो मजबूत वर्ग था वही शिक्षा ग्रहण कर पाता था। तो वो कहते हैं जब ऐसा खोला जाएगा तो हम कम खर्चीली पद्धति के माध्यम से हर वर्ग के बच्चे पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद कि जो तिलक है उनका राष्ट्रवाद पर क्या विचार है। तिलक जो कहते हैं तिलक का जो राष्ट्रवाद है वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद कोई मूर्त सत्ता नहीं है। राष्ट्रवाद मूर्त सत्ता नहीं है, बल्कि यह एक तरह की विचार या भावना है। जो उनका राष्ट्रवाद है यह एक विचार या भावना है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद को ही लोगों के अंदर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति जागृत करने के लिए इन्होंने भारत के जो महान पुरुष हैं उन लोगों को याद दिलाने की बात किया, और उन्होंने जो भारत के महापुरुष हैं वो क्या अपना भारत को आज़ाद करने के लिए कैसे कैसे बलिदान दिए, इन सब का उल्लेख करते हैं। और इसी वजह से ऐसी चेतना ही जागृत करने के लिए उन्होंने शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन करते थे। और वो बताते हैं जैसे शिवाजी जो महोत्सव ही राष्ट्रवादी भावना को जागृत करने के लिए किए, और शिवाजी महोत्सव में वो बताते थे कि उन्होंने भारत के जन कल्याण के लिए कैसे कैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो राष्ट्रवाद का मतलब उनका जो है वो राष्ट्रीय तिलक के अनुसार राष्ट्रवाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय है। ये स्पेशली जो मिल और वुड्रो विल्सन का जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत आया था, उन सबसे प्रभावित होने के दौरान ही ये बात की है, पश्चिमी सिद्धांतों से प्रभावित हुए और राष्ट्रवादी भावना को कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार है, जिससे हम क्या कर सके, अपने देश में क्या करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों का डिसाइड हम खुद कर सके। उसके लिए हमें अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहना है। तो उनके अनुसार राष्ट्रवाद का यही अर्थ था, मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सके और खुद आत्मनिर्णय ले सके। अब इसमें योगदान ऐसी भावना को जागृत करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयोग किया। अब इसके बाद इनका हम लोग स्वदेशी और स्वराज्य की संकल्पना देखते हैं। स्वराज के बारे में इनका महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ही कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उससे पहले हम लोग स्वदेशी देखते हैं। तो भारतीय आंदोलन के टाइम में देखें हम लोग तो धीरे धीरे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ उसमें दो प्रकार की हम धारा देख ही लिए थे, गरम दल और नरम दल। नरम दल जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो स्वतंत्रता प्राप्ति करने के पक्षधर थे, वो संवैधानिक तरीके और विनय, अनुरोध, इन सब के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बातों को रखना पसंद करते थे। वही इसके विपरीत जो तिलक थे उग्र दल के थे,
और ये कहते हैं कि वही इनका स्टेटमेंट जो आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो मतलब मैं विनय विनती के माध्यम से नहीं, बल्कि उसको संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्राप्त करूँगा। ठीक, वो इसके लिए उन्होंने अपना स्वदेशी और स्वराज के लिए देखें तो स्वदेशी में उनका जो विचार रहा है निष्क्रिय प्रतिरोध का रहा है। निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की है। निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रतिपादक वैसे देखा जाए तो अरविंद हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का वो समर्थन करते हैं। वो बताते हैं इसके अंतर्गत निष्क्रिय प्रतिरोध जो है तो उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर स्वदेशी में कि हम लोग क्या करेंगे कि जो भारतीय, जैसा कि हम लोग देखा कि वो शिक्षा कॉलेजेस वगैरह की स्थापना करने की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा मतलब अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति है उन सब का अस्वीकार करते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोलने का समर्थन कर रहे हैं। वही फिर उसके बाद कहते हैं कि जो अंग्रेजी वस्तुएं हैं उन सब का निष्क्रिय प्रतिरोध में तो यही होता है कि मतलब उनका अवमानना करेंगे ना, अंग्रेजों का, उनके न्यायालय वगैरह में नहीं जाएंगे, स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे ना। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जो और इसके अंतर्गत किया जाता है कि हम जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। इसके तहत वो बताते हैं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के, वो कहते हैं कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग ब्रिटिशर्स के चीज़ों का बहिष्कार करेंगे तो हम अपने लिए खुद अपने देसी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमारा जो स्वदेशी कार्य होगा वो बढ़ेगा और मतलब हमारा विकास होगा औद्योगिक। इसी के तहत क्या होगा कि भारत की जो औद्योगिक परंपरा है उसका विकास होगा। उनकी मतलब इससे जब हम लोग बहिष्कार करेंगे तो ब्रिटिशर्स को व्यावसायिक हानि प्राप्त होगी, उनको व्यावसायिक हानि होगी, लेकिन साथ ही साथ भारत का वही औद्योगिक विकास होगा। वो कहते हैं कि इसके माध्यम से जो ब्रिटिश की सत्ता है उसको हम लोग झकझोर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आके व्यावसायिक उद्देश्य तो आए थे, तो उनका मेन जो सिद्धांत है, विचार है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग डगमगा सकते हैं उनके इन सभी विचारों का बहिष्कार करके, मतलब वस्तुओं का बहिष्कार करके, न्यायालय का बहिष्कार करके, स्कूल कॉलेजेस का बहिष्कार करके। तो जब हम उन सब चीज़ों का बहिष्कार करेंगे विदेशी वस्तुओं का, तो वही भारतीय औद्योगिक का विकास होगा। जब भारतीय औद्योगिक का विकास होगा तो हम लोग मतलब यहाँ पर विकास की प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी, तो हम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन जाएंगे। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगे, यही हमारी जो आर्थिक स्थिति है इससे हमारी केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं सुधरेगी, वो यहाँ तक इसको बता दें कि मतलब जो हमारा विदेशी करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तो केवल आर्थिक अस्त्र नहीं बल्कि यह एक राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक अस्त्र भी है, जिसके परिणाम स्वरूप वो कहते हैं कि यदि हम गोरी जातियों का दास नहीं बनना चाहते हैं तो हमें पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ स्वदेशी जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाना होगा, और यही जो आंदोलन है हमारा वही हमारी मुक्ति का एक साधन है। तो अब वो तिलक जो हैं वो स्वराज की प्राप्ति के लिए स्टेटमेंट वही कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और वो मिलेगा कैसे? जब हम जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, उनके न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे, और जब हम लोग खुद आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हम लोग इसको प्राप्त करेंगे, और जो ये आंदोलन है उसको हम संचालित करेंगे, तभी हम अपने स्वराज्य प्राप्ति को
अग्रसर हो पाएंगे, वह समाज सुधार। और इतना तक वो कहते हैं कि समाज सुधार से पहले हमको स्वराज्य प्राप्त करना है, अपना शासन प्राप्त करना है, और यही जो स्वराज्य प्राप्ति ही है वही भारतीय राष्ट्रवाद का एकमात्र साधन है। और इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसका विजय होगा और हम लोग अपना शासन प्राप्त कर सकते हैं, स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी मांग पूर्ण स्वराज की है, आंशिक स्वराज की नहीं। मतलब हम जो आप थोड़े थोड़े दिनों तक जो धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में करके हमें स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसकी प्राप्ति हमें नहीं चाहिए। हम इकट्ठे ही लेंगे, एक साथ ही लेंगे, और केवल प्रशासनिक ही सुधार नहीं बल्कि हमारा लक्ष्य पूरा सुधार का है। तो इस प्रकार से जो तिलक हैं उन्होंने अपना सभी विचार दिया कि हम स्वराज्य कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए स्वदेशी वस्तुओं को हम, जो स्वदेशी आंदोलन है उसको वो माध्यम बनाते हैं और कहते हैं इसी के तहत हम अपने स्वशासन को प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इनका कई योगदान रहा। समाज सुधार के रूप में भी इन्होंने बहुत काम किया। जैसे माना जाता है कि वही मतलब जब वो एज ऑफ कंसेंट का विरोध करते हैं तो उनका मतलब ये उद्देश्य नहीं रहता कि हम यहाँ पर महिलाओं के उत्थान का विरोध करते हैं, बल्कि उनका विचार ये रहता है कि जो हमें अंतर करना है तो अपनी संस्कृति में हम खुद परिवर्तन करेंगे, अंग्रेजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति के बारे में जानते ही क्या हैं। और वो कहते हैं कि परिवर्तन होगा तो हमारी जनता के आंतरिक प्रेरणा से होगा। ठीक, और तब यहाँ पर देखते हैं उसके पश्चात इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है। और इस प्रकार से हम लोगों ने तिलक के सभी विचारों का अध्ययन कर लिया है और अगले विचारक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।